नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 11 नवंबर और आज के जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है द हिंदू में, उन्हें हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, सफलता आमतौर पर उन्हें मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। और ये कथन है हेनरी डेविड थॉरो का। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों के पास मेहनत करने और अपने काम में लगे रहने का समय होता है, वही वास्तव में सफल होते हैं। जो सिर्फ सफलता के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें अक्सर वह नहीं मिलती है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप अपने काम में मन लगाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, आदित्य L1 मिशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भू स्थिर कक्षा, बी चंद्र कक्षा, सी सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु या डी सूर्य पृथ्वी L2 बिंदु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, कर्नाटका हाई कोर्ट इशूज टेक ड्रिवन SOP टू हैंडल केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। ये आपका GS पेपर 1 और 2 से संबंधित है, सोशल इशू और साइंस एंड टेक से। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल यौन अपराधों के नाबालिग पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु SOP 2025 जारी किया है। और ये SOP तब तक प्रभावी रहेगी जब तक राज्य सरकार विशेषज्ञों के परामर्श से अपनी SOP नहीं बनाते हैं। अब ये SOP बनाई क्यों गई ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो दरअसल न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज ने यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हुई 13 वर्षीय लड़की की चिकित्सीय गर्भपात की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एकीकृत समयबद्ध प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली तैयार करना, प्रारंभिक रिपोर्ट से पुनर्वास तक हर प्रक्रिया को ट्रैक करना और नौकरशाही, देरी और पीड़ितों के दोबारा आघात को समाप्त करना है। हालांकि ये जो पूरी रूपरेखा है इसमें कुछ राष्ट्रीय प्रणालियों को भी शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम 2021 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को इस SOP में शामिल किया गया है। और इसी के साथ ये जो पूरी SOP है इसमें पूरी गोपनीयता की गारंटी के लिए जो पीड़ित है उसको एक शर्म नाम पहचानकर्ता भी सौंपा जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडिया एंड वियतनाम मूव टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज। ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो भारत और वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरी न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो हाल ही में 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता हनोई में आयोजित की गई है। अगर इसमें भारतीय पक्ष की बात करें तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम की तरफ से राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग और उप मंत्री वरिष्ठ ले जनरल हुआंग जुआन चेन शामिल थे। ये जो पूरी वार्ता हुई है इसमें कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। तो दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग की समीक्षा की है, नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान पर भी चर्चा की है। साथ ही साथ भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। इसके अलावा पारस्परिक पनडुब्बी खोज एवं बचाव सहायता एवं सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग पर आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसी के साथ रक्षा साझेदारी भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट डाउन, अर्बन जॉबलेसनेस अब फाइंड्स गवर्नमेंट सर्वे। ये आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है ये समझ लेते हैं। तो हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया और इसमें क्या क्या निष्कर्ष आए हैं इन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में जो बेरोजगारी दर है वो जुलाई से सितंबर 2025 में पिछली तिमाही के 5.4% से घटकर 5.2% हो गई है। वहीं ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी दर जो है पिछली तिमाही के 4.8% से घटकर 4.4% हो गई। वहीं शहरी बेरोजगारी जो है इसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है। ये पुरुषों के लिए 6.1% से बढ़कर 6.2% हो गया। वहीं महिलाओं के लिए 8.9% से बढ़कर 9.0% हो गया है, जिसमें कि थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है। और इससे संबंधित कुछ और डेटा है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो रोजगार की प्रकृति की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिला है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र जो है इसमें नियमित वेतन या वेतनभोगी रोजगार देखने को मिला है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष
या उससे अधिक आयु के स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की संख्या जुलाई और सितंबर के दौरान बढ़कर 62.8% हो गई, जो कि अप्रैल जून 2025 में 60.7% से अधिक थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में बात करें तो इसमें जो है रोजगार की हिस्सेदारी में भी मामूली सुधार देखने को मिला है। अप्रैल जून 2025 में 49.4% था और अब ये बढ़कर 49.8% हो गया है। और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है और इसमें 53.5% था पहले और अब 57.7% हो गया और इसमें वृद्धि देखने को मिली है। वहीं कृषि क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार की हिस्सेदारी में ये जो वृद्धि है वो मौसमी कृषि कार्यों में वृद्धि के कारण देखने को मिली है। और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में तृतीय क्षेत्र प्रमुख रहा है और इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। अप्रैल जून में ये 61.7% था और वर्तमान में 62% पर पहुंच गया है और इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR की बात करें तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनमें ये जो LFPR है वो जुलाई से सितंबर 2025 में पिछली तिमाही में जो है वो 33.4% थी, जो कि बढ़कर 33.7% हो गई है। और इसी के साथ ग्रामीण महिलाओं में 37% थी, जो कि बढ़कर 37.5% हो गई है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट के निष्कर्ष। अब आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है पीस प्रेयर सेगमेंट भूटान फेस्टिवल कंक्लूड्स, ये आपके GS पेपर 2 IR से संबंधित है और ये न्यूज क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो हाल ही में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव यानी GPPF का प्रार्थना खंड सोमवार को संपन्न हुआ, जिसमें कि 20 देशों के 50,000 से अधिक भिक्षुओं ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता जिसने की भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने इसकी अध्यक्षता की है। इन्होंने जो है कि 4 नवंबर को महोत्सव के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया और महोत्सव को 12 नवंबर को औपचारिक रूप से पुनः शुरू किया जाएगा। ये जो पूरा महोत्सव है इसमें ऐसा माना जाता है, इसमें ऐसे प्रार्थना की गई है कि जो कुछ भी दिखाई देता है और मौजूद है उसे आकर्षित करने के लिए प्रार्थना की गई है। और ये जो महोत्सव है उसका अंतिम आयोजन जो है कि 19 नवंबर को होगा। अगर भारत की भागीदारी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की यात्रा की संभावना बन सकती है और साथ ही साथ भारत भूटान मैत्री के तहत नए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा भी संभावित रूप से देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं A नेपाल, B श्रीलंका, C भूटान या D म्यांमार। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।